अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो टॉपिक आप लोगों का है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड बिजनेस। ठीक है जी। अच्छा, जो हमारा बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से इम्पेक्टेड होता है। उसमें से एक चीज़ आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। इससे आपका बिज़नेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो इफ़ेक्टिवली इस चैप्टर में हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस पर, उसकी वजह से बिज़नेस जो है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। पहली बात लिखी हुई है, एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स एनीथिंग आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्ट्स व्हाट इट डज और हाउ इट एक्ट्स। बोलते हैं कि एनवायरनमेंट कोई भी ऐसी चीज़ होती है, माहौल कोई भी ऐसी चीज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें हर वो बात या हर वो टर्म आ जाती है दो जो इदारे के इख्तियार से बाहर हो, इदारे के बाहर हो, और उस इन्वायरमेंट की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन पर कोई इम्पेक्ट हो। इम्पेक्ट होने का मतलब ये है कि अच्छा या बुरा इन्वायरमेंट होने की वजह से जो इदारा है उस पर भी कुछ इम्पेक्ट आएगा। इन्वायरमेंट में यानी कि जो सराउंडिंग में बातें चल रही होंगी उसकी वजह से आपका बिज़नेस किस तरह से बिहेव करेगा, इस पर एक इम्पेक्ट आएगा। तो इन्वायरमेंट हर वो एक्सटर्नल बात है। अगर ये लेट से आपका इदारा है और ये वो कंट्री है जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हो, तो ये जो कंट्री है पूरी की पूरी जिसके अंदर आपका इदारा ऑपरेट करता है, यहाँ का माहौल, आपकी जो बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ हैं, बिज़नेस का प्रोडक्ट है, और बिज़नेस किस तरह से रन होगा, ऑपरेट होगा, इन सारी चीज़ों को इम्पेक्ट करता है। अच्छा, कभी भी अगर हमें ये पढ़ना होता है कि भाई जो सराउंडिंग है, बिज़नेस की सराउंडिंग है, वो बिज़नेस को किस तरह से इम्पेक्ट करती है, तो उसको पढ़ने का एक तरीका जो है ना वो होता है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस बड़ा मशहूर तरीका है, और इस पेस्टल एनालिसिस के ज़रिए, इस मशहूर तरीके के ज़रिए हम देखते हैं कि एक बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ना वो किस तरह से इम्पेक्ट होता है। Pestle analysis is one of the very famous techniques of evaluating the business environment. It stands for, पेस्टल में जो मुख्तलिफ लेटर्स हैं आखिर उनका मतलब क्या है। पी पॉलिटिकल, यानी कि जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, बिहेवियर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिक्स के हिसाब से जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एक कंट्री के वो कैसे हैं, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को इनकरेज करेगा या नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर्स आ सकते हैं, सोशल फैक्टर्स आते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, और लीगल फैक्टर्स आते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर का जो मेन फोकस है ना वो है सारे के सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स, रादर देन के कोई और इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल या लीगल फैक्टर हो। ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं ये आने वाले चैप्टर्स में जो है वो मुख्तलिफ तौर पर डिस्कस करे गए हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर जो है ना वो पॉलिटिक्स पर या पॉलिटिकल फैक्टर्स को कंसंट्रेट करते हुए हमें जो है वो चीज़ें बताता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पॉलिटिक्स की डेफिनेशन पर आते हैं और देखते हैं कि पॉलिटिक्स आखिर है क्या। Politics in the world started since the establishment of society after agricultural revolution. Politics is a set of activities that are associated with making decisions in groups or the activities associated with the governance of a country or area. Politics has direct or indirect impact on state, society, individual, economy, and government. Business activities is always dependent on the political policy. बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुई थी ना वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुई थी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कहीं पढ़ा होगा कि मास बेसिस पर जो एग्रीकल्चर से होना शुरू हुआ था उसके बाद पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। पॉलिटिक्स की एक डेफिनेशन ये है कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिसीजन मेकिंग के साथ एसोसिएटेड हो, एक ग्रुप के डिसीजन मेकिंग के साथ एसोसिएटेड हो,
या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी कंट्री या किसी शहर या किसी इलाके की गवर्नेंस यानी कि वो चलाना किस तरह है उससे एसोसिएटेड है। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम यही कहते हैं ना कि भाई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुल्क को कैसे चलाएगी। तो इसका मतलब हम उन एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं जो इन्वॉल्व होंगी कि भाई मेरा मुल्क किस तरह से चलेगा। ठीक है, इसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स हैज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन स्टेट, सोसाइटी, इंडिविजुअल, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी के फैसले या डिसीशंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, स्टेट पर, हर इंडिविजुअल पर, इकोनॉमी पर, गवर्नमेंट पर। मिसाल के तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी आकर और लेट से कि हम ये कहते हैं कि टैक्सेस का अमाउंट बढ़ा दे, यानी कि जो आपके टैक्स आप पे करते हो वो टैक्स का रेट बढ़ा दे, टैक्स का अमाउंट बढ़ा दे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है यानी कि आपके हाथ में जो पैसे बचते हैं स्पेंडिंग करने के लिए वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। तो एज अ इंडिविजुअल आप पर ये इम्पैक्ट आएगा। सर स्टेट या सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा? जब टैक्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम बच जाएगी तो वो स्पेंडिंग रिड्यूस कर देंगे। स्पेंडिंग रिड्यूस करने की वजह से हो सकता है कि सोसाइटी में, स्टेट में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो भी कंपैरेटिवली कम हो रही हो। सर इकोनॉमी और गवर्नमेंट को क्या होगा? गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा जमा हो रहा होगा। क्यों जमा हो रहा होगा? क्योंकि टैक्सेस से कलेक्शंस होती हैं जिससे गवर्नमेंट चलती है। बिजनेस एक्टिविटी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिकल पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है। हर मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनकी पॉलिसीज़ की वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। सच एस कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या अपने पास रूल्स रखे हुए हैं एंड सो ऑन सो फॉर जो उस कंपनी ने फॉलो करना है। The political setup in any country depends upon various factors such as political ideology of the ruling party, pre-existing laws and regulations, socio-religious constraints and political opposition and their economic agendas. किसी भी पॉलिटिकल सेटअप में कंट्री में जो पॉलिटिकल सेटअप होता है ना वो इन बातों पर मुश्तमिल या डिपेंडेंट होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी यानी कि उसकी रूलिंग पार्टी की सोच क्या है। रूलिंग पार्टी वो पार्टी होती है जो हुकूमत में है। ठीक है, तो मुख्तलिफ रूलिंग पार्टीज़ की मुख्तलिफ सोच होती है। इस चैप्टर में आप फॉर एग्ज़ाम्पल आगे जाके पढ़ोगे कि पाकिस्तान की दो मशहूर पार्टियां पीपीपी और पीएमएलएन के बारे में लिखा गया है इस बुक में कि भाई उनका फोकस जो है वो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, और पीपीपी का जो मेन फोकस रहा है पास में वो रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन उनका जो है फेमस हो रहा है, यानी कि जो लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करना। तो इस बुनियाद पर आपका बिज़नेस भी इम्पेक्ट होता है। आपके बिज़नेस में क्या चीज़ प्रमोट होगी, क्या चीज़ जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट कर रही है, उससे आपकी डिसीजन मेकिंग लार्जली जो है वो इम्पेक्ट होगी। प्री एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, जो कवानीन है ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट पे भी लागू हैं, वो इंडिविजुअल पे भी लागू हैं। तो वो कवानीन कैसे बने हुए? सोशियल रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स, यानी कि सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, रिलीजियसली क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए, अपनी स्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए इस बात का भी बहुत ख्याल रखना होता है कि कोई वो ऐसा फैसला ना ले जो रिलीजियसली इनकरेक्ट हो। पॉलिटिकल अपोजिशन एंड देयर इकोनॉमिक एजेंडाज, यानी कि जो अपोजिशन में पार्टी है उनका क्या एजेंडा है, क्या इख्तियार है, क्या वो करना चाहती है। फिर आती है एक हेडिंग, द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। अच्छा देखें, इस चैप्टर में आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगा कि डिटेल में नहीं जाना। ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई घुसकर जो है वो अंदर से कोई बात निकाल कर आपको दी जाएगी और बोला जाएगा कि भाई इसको डिफ़ाइन करो, बल्कि बड़ा एक सिंपल सा कॉमन सेंस और लॉजिकल सा सवाल आएगा। तो आप बराए मेहरबानी इस चैप्टर की जो है ना वो कोई एक्सटेंडेड डिटेल में नहीं जाइएगा। अब देखें यहाँ पर इस चैप्टर में एक और चीज़ जो है ना वो एक स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, यानी कि अलग अलग जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ या सोच हो सकती हैं उनको ब्रीफली डिफाइन किया गया है। नंबर 1, सबसे पहला जो चीज़ है वो है कम्युनिज्म। एक्सट्रीम लेफ्ट, रेडिकल्स, डिक्टेटोरियल, सोशलिज्म। एक्सट्रीम लेफ्ट का क्या मतलब है? यानी कि लेट से स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि आपने जो है ना ये चीज़ें यूँ डिवाइड करी हुई हैं। जो कितनी है? एक है, दो है, हम देख लेते हैं ज़रा, 3, 4, 5, 5।
तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि आपने जो है ना वो लेफ़्ट से लेकर राइट तक, लेफ़्ट से लेकर राइट तक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेफ़्ट से लेकर राइट तक पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से सोचती हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, उनका मकसद क्या होता है, उनकी थिंकिंग क्या होती है, उसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा क्या है? कम्युनिज़म, एक्सट्रीम लेफ़्ट, रेडिकल्स, डिक्टेटोरियल, सोशलिज़म। क्या होता है जनाब ऐसे कंडीशन में, ऐसी गवर्नमेंट के कंडीशन में क्या होता है? ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो स्टेट के हाथ में होगी। स्टेट के हाथ में यानी कि मुल्क के हाथ में होगी। मुल्क के हाथ में यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करेगी कि कितनी प्रोडक्शन करनी है, किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, एंड सो ऑन। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी प्राइवेटली प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकता। कोई बंदा प्राइवेटली प्रॉपर्टी ख़रीद नहीं सकता। गाड़ी बंगला जो हम यहाँ पर ख़रीद रहे होते हैं पाकिस्तान में, वो नहीं ख़रीद सकता। ये अब एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस। ऐसा अब मुमकिन तौर पर किसी भी मुल्क में नहीं होता, लेकिन एक एक्सट्रीम केस आपको बताया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट अर्निंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ पीपल। स्टेट यानी कि जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट होती है वो जो है वो कमाए हुए पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों में नीड की बेसिस पर। जिसको ज़रूरत ज़्यादा होगी स्टेट उसको ज़्यादा पैसे देगा, जिसको ज़रूरत कम होगी स्टेट उसको कम पैसे देगा। इसका मतलब अगर आप लेट से बिल्कुल ही गरीब हो तो आपको खाना, आपको रहने की जगह, आपको जो है वो कपड़े, ये सब स्टेट देगा। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। प्रोडक्शन बाय द स्टेट इंडस्ट्रीज विल बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ पीपल। क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, लग्जरी चीज़ें बनानी है नहीं बनानी, नेसेसिटी बनानी है नहीं बनानी, ये स्टेट डिसाइड करेगा। स्टेट, मुल्क डिसाइड करेगा। एजिलिटेरियन, बिलीविंग इन और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, नो इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये वो कंडीशन है जिसमें ये सोचा जाता है कि भाई स्टेट जो है ना वही सब कुछ है। एक इंडिविजुअल बंदा जो है वो जो है अगर नहीं भी कमा रहा तो स्टेट उसको जो है वो प्रोवाइड करेगा बेसिक नेसेसिटीज़, उसकी नीड्स को फुलफ़िल करेगा। एक बंदा प्राइवेटली कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता, सारी चीज़ें स्टेट के नाम पर होंगी। प्रोडक्शन क्या करनी है ये फैसला स्टेट का होगा। हर तरह के फैसले आपका मुल्क लेगा। आपका मुल्क जो है वो आपको रहने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए सारी चीज़ें मुहैया करेगा। आपकी एक एक नीड फुलफ़िल करेगा। आपकी नीड उस बेसिस पे फुलफ़िल होगी, सबसे पहले उसको चीज़ें दी जाएंगी जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसको सबसे एंड में उसकी बारी आएगी। इंडिविजुअल के पास किसी किस्म का कोई भी काम करने का या कोई भी से रखने का या कोई अपनी लग्जरी परचेज़ करने का ख़ास फ्रीडम नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम हो गई। इसके बाद दूसरा आता है लिबरल्स, लेफ़्ट विंग, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यानी कि देखिए नंबर 2 पर अब हम आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे आवाम पर। आपने इसको याद कैसे रखना है? देखें यहाँ पर 1 में क्या था? 1 में ये था कि भाई गवर्नमेंट के हाथ में ही सब कुछ है, लोग कुछ भी नहीं है। एक ये वाला केस था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हल्का हाथ लोगों पर और गवर्नमेंट से थोड़ा सा जो है ना वो लोगों पर हम शिफ्ट हो रहे होंगे। तो आगे लिखते हैं मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन हैंड्स ऑफ स्टेट विद फ्यू एक्सेप्शंस आर अलाउड। यानी कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है और कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन है, कुछ काम आप खुद कर सकते हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अलाउड, लोगों को प्राइवेटली प्रॉपर्टी होल्ड करने की इजाज़त है। इट रिकग्नाइजेज द डिस्टिंक्शन अमंग्स पीपल बेस्ड ऑन द एबिलिटी एंड देयर कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पर लोगों को रिकग्नाइज़ किया जाता है उनकी एबिलिटी, सलाहियत और उनकी जितनी कंट्रीब्यूशन है उसकी बुनियाद पर। पिछले वाले केस में ऐसा नहीं था। पिछले वाले केस में कहा जाता था कि सब बराबर हो, सबकी एबिलिटी बराबर है, सबकी कंट्रीब्यूशन बराबर है, सबको बराबर की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर जो बंदा ज़्यादा एफर्ट करता है उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है, जो बंदा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसको ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग्स पीपल शुड बी बेस्ड ऑन देयर इनपुट। अच्छा, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर ये था कि भाई हर किसी को चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर उस बंदे को ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी जो इनपुट ज़्यादा शो करेगा, जो अपनी सलाहियत, कैपेबिलिटी ज़्यादा शो करेगा, जो काम ज़्यादा करेगा, जो इनपुट ज़्यादा देगा वो बना हुआ आउटपुट ज़्यादा परचेज़ करेगा। लेकिन ये बात याद रहे, पहला पॉइंट ये कहता है कि ज़्यादातर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो प्रोडक्शन जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होगी। यानी कि आप कह लो कि लेट से एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है या खाने पीने की बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी जिम्मेदारी अभी भी स्टेट्स के पास है। पीपल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, लोग मुल्क की स्टेट की जिम्मेदारी, एंड इट नीड्स टू रेगुलेट बिजनेस थ्रू लॉज।
They favor change through peaceful means. Everyone is equal in front of the law. Implementation of ideology through social change. यानी कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि थोड़ा सा आपसे हल्का हाथ रखा जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि वो जो कम्युनिज्म वाला फैक्टर था उससे एक लेवल नीचे लोगों को कुछ सलाहियत, कुछ जो है वो कंट्रीब्यूशन की इजाज़त दी है। लोग अपना काम खुद कर सकते हैं, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अच्छा जी, नंबर 3 हमारे पास है सेंटर मॉडरेट्स डेमोक्रेसी, यानी कि बिल्कुल सेंटर में। लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दे वांट चेंज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशन। स्टेट मस्ट प्ले द रोल ऑफ गार्डियन फॉर ऑल। इंडिविजुअल फ्रीडम इज रिकॉग्नाइज्ड। फुल रिलीजियस फ्रीडम, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉडरेट डेमोक्रेसी है, मॉडरेट डेमोक्रेसी में ये है कि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ चेंजेस अलाउड हैं। आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हो। आप आसानी से रिलीजन जो भी आपका है वो फॉलो कर सकते हो। एज ए इंडिविजुअल आपके पास फ्रीडम है, ठीक है ना। स्टेट जो है वो आपके गार्डियन का रोल प्रोवाइड करेगी, यानी कि आपको जो है वो गाइडेंस देगी, आपको जो है वो बताएगी कि क्या किस तरह से करना है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है। चीज़ों में चेंज हो सकता है वक्त के साथ, लेकिन ट्रेडिशन यानी कि जो रिवायतें चल रही हैं उसको तोड़कर नहीं। तो ये देखें हम बिल्कुल सेंटर में आ गए। पहला केस बड़ा एक्सट्रीम था, दूसरा केस थोड़ा हल्का था, तीसरे केस पर हम आ गए, चौथा और पांचवा केस यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि स्टेट जो है ना वो जो वहाँ पर डिक्टेशन टाइप सॉर्ट ऑफ एक चल रहा था कि लोग अपने यहाँ हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, उस पर हल्का हाथ आहिस्ता आहिस्ता रखा जा रहा है। सर क्या ये हमें याद रखना होगा? हाँ जी बिल्कुल, आपने ये टर्म्स वगैरह याद रखनी होंगी, आप 2-3 बार इसकी रीडिंग करिएगा। कंजर्वेटिव राइट विंग लेजिस फेयर डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। अब हम राइट विंग पर आ रहे हैं, राइट साइड पर आ रहे हैं, ठीक है ना। फ्री मार्केट ओपन कंपटीशन। फ्री मार्केट है, ओपन कंपटीशन है, अपनी मर्ज़ी से आप चीज़ें ख़रीदो बेचो, जो बनाना है बनाओ, जिसकी डिमांड होगी वो बिकेगा, जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी प्राइस खुद ही कम हो जाएगी। एलिटिस एंड ओलिगार्की रूल बाय द फ्यू रिच एंड पावरफुल। जो अमीर होगा वो रूल करेगा, क्योंकि देखो अगर अपनी ज़िम्मेदारी से ही लोग फ्री मार्केट में ऑपरेट करते हैं तो मसला ये होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहता है। ग्रो करने के लिए वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जिन चीज़ों को लोग पसंद करते हैं, चाहे वो नीड या नेसेसिटी हो या ना हो। एक मिसाल ले लें आप यहाँ पर, अगर लेट से हम पाकिस्तान की ही मिसाल लेते हैं तो महंगाई की एक बहुत बड़ी रीज़न जो है ना वो ये भी है कि हमारी जो फजूल खर्ची है ना वो बहुत ज़्यादा है। देखिए हम लोगों ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि भाई हफ्ते में एक बार फैमिली को जो है वो बाहर आउटिंग पे लेकर जाना है। अच्छा, अब आप आउटिंग पर अगर जाते हैं और थोड़ी भी कोई एक रीज़नेबल या अच्छी जगह पर अपनी फैमिली को लेकर जाएं तो खाना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड होता है। जिस चीज़ की ट्रू वैल्यू 200 रुपये होनी चाहिए वही चीज़ आपको 500 में 600 में मिल रही होती है। मिसाल ले लेट से आजकल एक ट्रेंड बड़ा कॉमन है और वो ये कि यार बहुत सारे बर्गर्स के आउटलेट्स खुले हुए हैं। अब यार उसकी जो कॉस्ट होती है वो 200-300-400 होती है, ठीक है ना। 200 रुपये होती है वो आपको 600 का, 700 का, 1000 रुपये का वही चीज़ दे रहे होते हैं। 100 रुपये होती है तो 200-300 का दे रहे होते हैं। उनकी बात भी जस्टिफाइड है। उनकी बात क्या जस्टिफाइड है? उनकी बात ये जस्टिफाइड है कि सर हम जब एसी खोलते हैं बिल आता है, आप यहाँ पर आते हो, हमारा शॉप है, शॉप का किराया है। देखिए आप इसको यूँ सोचें कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जो आपके आउटपुट की कॉस्ट को बढ़ा रही होती हैं, बट दे आर नॉट अ नेसेसिटी। खाना खाना नेसेसिटी है, खाना खाना नेसेसिटी है, लेकिन आपका जो क्या कहते हैं जगह हो उसमें एसी भी लगा हुआ हो, उसमें बैठने के कंफर्टेबल सोफ़े भी हों, उसमें 4 स्टाफ भी हों, स्टाफ ने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ हो, और जो है वो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो डेफिनेटली एक रेस्टोरेंट की कॉस्ट को ऐड करते हैं, और उसका मालिक जो होता है वो परेशान हो जाता है कि यार मैं अगर 500-600 में ये चीज़ नहीं बेचूंगा तो मैं ये सारे खर्चे कैसे कवर करूँगा। मैंने एक बहुत बड़ा आउटलेट लिया हुआ है, उसका लाखों में तो रेंट है, वो कैसे कवर करूँगा। सोचने की ये बात है, सोचने की ये बात है कि आजकल ये जो ट्रेंड हो गया है कि यार जो है वो दुकान लें और फिर दुकान जो है वो अच्छी बनी हुई हो और फिर लोग आएंगे, तो यार इस चीज़ को हमें जो है ना वो कर्टेल करना होगा, कट ऑफ करना होगा, कट डाउन करना होगा। एक दूसरे मतलब आप समझ गए, आप उस एक्टिविटी में आप जो खाने की एक्टिविटी है उसमें वो चीज़ ले आए हो जो उसकी नेसेसिटी नहीं है। आप जब जाते हो, आप जब पेमेंट करते हो तो खाना पकाने की और खाना बनाने की और फूड की या मील की जो कॉस्ट होती है वो रेस्टोरेंट को कम पड़ती है,
उसके स्टाफ की, मैनेजर की, कुर्सियों की, एसी चलाने की, XYZ जो कॉस्ट होती हैं वो उसमें बिल्टअप होकर बहुत ह्यूज अमाउंट ले जाती है, जिसको हम आसानी अवॉइड कर सकते हैं। बट अवॉइड होता इसलिए नहीं है क्योंकि एक रेस्टोरेंट अवॉइड करेगा और वो एक सिंपल सी जगह रखेगा तो वो चलेगा नहीं। यानी कि हम एज अ कंज्यूमर भी उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। दैट इज़ एक्चुअली लग्जरी फॉर समवन। किसी के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाना भी एक लग्जरी है, बहुत बड़ी लग्जरी है। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं। तो बहरहाल ये एक जो है वो क्या कहते हैं कि एक नुकसान है जब आप जो है वो किसी को छूट देते हो, खुला हाथ देते हो, तो इस चीज़ में ये नुकसान हो रहा होता है। लॉ फेवर्स द एलीट मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी विद लीस्ट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय स्टेट। स्टेट कोशिश करती है कि उसके हाथ में कुछ भी ना हो, लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त है, लोग अपने हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं। इंडिविजुअल लिबर्टीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड विद एक्सेप्शन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑल फॉर्म्स इज अलाउड, large corporations can flourish in this system and charge consumers as much as they want. There is a tendency of suppression and oppression by majority, attainment of national interest over international interest. होता ये है कि जनाब इस तरह के केस में आप कह सकते हो कि अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब होता रहता है। इसलिए क्योंकि जब आप खुली छूट देते हो, आप आराम से सारी चीज़ों पर जो है वो किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हो, आप फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट पर जाते हो, तो कभी कभार उन चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही होती है जो नेसेसिटी नहीं होती हैं और आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो ओवरऑल वेस्ट हो रही होती हैं। फाइनली आखिरी है फेसिस कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट, डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म, रिएक्शनरीज, नो इंडिविजुअल फ्रीडम, अथॉरिटेरियन रूल, private property as prescribed by the ruling regime, extreme inequality, protection of national interest at all cost, implementation of ideology through any means possible including violence. This system does not allow dissenting opinion. यानी कि ये तो एक एक्सट्रीम केस आ गया। ये वो वाला केस है कि जिसमें आपके पास किसी किस्म की कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, आपको डिक्टेट करा जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रूलिंग रिजीम प्रिस्क्राइब करेगी, इनइक्वलिटीज़ होंगी। ठीक है ना। अब देखें ये सारी जो टर्म्स थी ना, आप इससे फ़िक्रमंद नहीं होइएगा कि यार आपके पेपर में ये क्या इस तरह से कुछ पूछा जाएगा क्या। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो है वो पेपर में नहीं आएंगी। बड़े सिंपल से इंशाल्लाह इस एरिया से आपके सवाल होंगे, आपने इस बारे में फ़िक्र नहीं करनी, बस इनको 2-3 बार रीड ज़रूर करना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला है इम्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ ऑन बिजनेसेस। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का बिजनेस पर क्या इम्पेक्ट होता है। Many political decisions have serious economic and business implications. बहुत सारे political decisions की वजह से आपकी इकोनॉमी और आपके जो बिज़नेस जो होते हैं वो जो है वो उन पे 360 डिग्री चेंज आ सकता है। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा फ़ैसला लिया जो आपकी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। एक सीधी सी एग्जांपल ले लें। लेट्स से गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई हम इंपोर्ट्स पर जो है ना वो 100% बैन लेकर आ रहे हैं। इंपोर्ट्स पर 100% बैन होगा, यानी कि आप किसी भी चीज़ की किसी किस्म की भी इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हो, अलाउड ही नहीं है। अब आपका एक ऐसा बिज़नेस था जो चलता ही इंपोर्ट्स पर था, आप बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट करते थे और उसको यहाँ पे लोकली जो है ना वो सेल करते थे, तो आपका बिज़नेस जो है वो तो बिल्कुल ठप हो जाएगा, आपका बिज़नेस जो है वो तो कामयाबी नहीं रहेगा, आपका बिज़नेस जो है वो तो चल ही नहीं सकता। Important economic policies such as industrial policy, policy towards foreign capital and technology, fiscal policy and foreign trade policy are often political decisions. अच्छा, आगे वाले चैप्टर्स में ये बताया जाएगा कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। Business manager has to be familiar with ideologies and past approaches of key political parties to analyze possible future policies of existing and forthcoming rulers या parties। यानी कि कहीं पर भी अगर आप किसी नए मुल्क में बिज़नेस करने जा रहे हो तो आपने ये ज़रूर देखना है कि यार उसके पास्ट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ रूल करती थी, वो क्या सोचते थे, और फ्यूचर में आने वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करेगी, वो क्या सोचेगी, उसका क्या फोकस होगा, किस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस को इम्पेक्ट कर सकती हैं। सेवरल वेज इन विच पॉलिटिकल फैक्टर्स कैन इफेक्ट बिजनेस। अब अलग अलग फैक्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग। Direction of state spending is based on its inherent political ideology. Government inclined towards left will spend on public, free health, education for all, etc. Right wing state will spend more on defense, international security and alliances.
देखिए हमने लेफ्ट विंग और राइट विंग यानी कि हमने जो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, वो लेफ़्ट और राइट में जो किया था, तो वो बोलते हैं कि जो लेफ़्ट विंग वाली गवर्नमेंट्स होंगी, जो लेफ़्ट विंग की आइडियोलॉजीज़ पे बिलीव करेंगी, वो पब्लिक पर स्पेंडिंग करना प्रेफर करेंगी, हेल्थ फ्री देना के प्रेफर करेंगी, एजुकेशन पर प्रेफर करेंगी कि स्पेंडिंग करें। क्योंकि हमने ये देखा था कि भाई कम्युनिज्म में या लेफ़्ट विंग में क्या था कि भाई स्टेट ये अपनी ज़िम्मेदारी लेता था कि भाई लोगों को जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, खाना पीना प्रोवाइड करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इन्हीं चीज़ों पर करना प्रेफर करेगी। राइट विंग स्टेट विल स्पेंड ऑन मोर ऑन डिफेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अलायंसेस एक्सेट्रा। अच्छा, राइट विंग में हमने ये पढ़ा था कि हम जो है वो क्या करते हैं कि लोगों की जिम्मेदारी होती है, मैक्सिमम चीज़ें लोगों के हाथ में होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बनाएं, प्रोड्यूस करें, बेचें। जिस चीज़ की डिमांड है वो ज़्यादा बनाएं, जिस चीज़ की डिमांड कम है वो कम बनाएं, जो चीज़ लोग कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं वो बनाई जाए। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में गवर्नमेंट का फोकस इस बात पर होता है कि हम डिफेंस को, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को और अलायंस पर खर्चा करें, यानी कि हम अपने मुल्क को जो है वो प्रोटेक्ट रखें। मुल्क के अंदर सारी चीज़ें जो है वो ऑटो पर लोगों के हाथ में है, वो चला रहे होंगे। हम इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे रखें और हम लोगों से अलायंस बनें। दूसरी चीज़ जो बिजनेस को इम्पेक्ट कर सकती है वो है टैक्सेशन की पॉलिसीज़। वेरियस आइडियोलॉजीज प्रपोज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स के पेपर में आपने ये पढ़ा होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ मुख्तलिफ तरह के टैक्स लगाती हैं। कोई चीज़ जो है कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी चीज़ पर सब्सिडी देना प्रेफर करती है, कोई गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देना प्रेफर नहीं करती है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा जी, तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो पॉलिसीज़ है वो लेकर आ सकती हैं। टैक्स पॉलिसीज़ कैन हैव अ मैसिव इफेक्ट ऑन आवर बिजनेसेस, ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट मार्जिन्स। जाहिर सी बात है कि भाई टैक्स की जो इम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत भारी होती हैं। कंपनीज़ पर 30%, 25%, 35% टैक्स भी लगाया जा सकता है। इसकी वजह से जो है उन कंपनीज़ का काम करना मुश्किल हो सकता है। जो चीज़ें वो अपने रॉ मटेरियल के तौर पर इंपोर्ट करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स हो सकता है, उसकी वजह से नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। These policies may be used to reduce the income of individual and companies and thus reduce private expenditure, provide resources for public expenditure, roads, public schools, hospitals or parks, exercise control over the private sector investment and improve country's business competitive position। देखिए होता क्या है, जब आप टैक्स का रेट बढ़ाते हो ना, तो पहली वाली चीज़ जो है ना, रिड्यूस इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, ये चीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे लेट से आपने 100 रुपये कमाए, गवर्नमेंट ने बोला भाई 100 पर जो है ना वो 35% टैक्स होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम 100 रुपये कमाओगे, 35 गवर्नमेंट को चले जाएंगे, तुम्हारे जेब में 65 बचेंगे। दूसरी गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तुम 100 रुपये कमाओगे, 5 रुपये का टैक्स होगा और 95 तुम्हारी जेब में जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 100 कमाऊंगा, 95 रुपीज़ में स्पेंड कर सकता हूँ। तो अगर मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ तो हो सकता है कि मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो अपनी मर्जी से मैं स्पेंडिंग कर सकता हूँ, वो रिड्यूस हो जाए। अच्छा, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट क्यों करती है? गवर्नमेंट जनरली टैक्स इसलिए कलेक्ट करती है ताकि रोड बना सके, पब्लिक स्कूल बना सके, मस्जिदें बना सके, हॉस्पिटल बना सके, पार्क बना सके, मिलिट्री जो है उसकी फंडिंग कर सके, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह निकाल सके, exercise control over the private sector investment and improve the country's business competitive position। गवर्नमेंट मुख्तलिफ जो है वजूहत की बुनियाद पर टैक्स लगाती है। तो ये दूसरी जो चीज़ है इस हेडिंग में जो आ रही है, सेवरल वेज इन विच पॉलिटिकल फैक्टर्स कैन इफेक्ट द बिजनेस, वो है आपकी टैक्सेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, अगली 3 चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह अब उसको पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में 10 मिनट के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह रिज्यूम करते हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप पार्ट 2 जो है ना, पार्ट 2, उसमें मैं आगे की चीज़ें रिकॉर्ड करवाऊँगा। थैंक यू।